हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आपके साथ मैं हूं आकाश, आपके अपने चैनल ज्ञान अंडर द स्काई कट्स में। हमारा चैप्टर चल रहा था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। लास्ट हमने डिस्कस करा था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। हमने देखा था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, उसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोमेंटम को। मोमेंटम को पहले डेफिनेशन के तौर पे समझेंगे, फिर उसके बाद में समझेंगे और होता क्या है मोमेंटम, क्यों यूज़ करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं मोमेंटम को डिफाइन करूं तो मोमेंटम दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट है, और वो दो क्वांटिटी कौन कौन सी है। वो दो क्वांटिटी है मास और वेलोसिटी, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। और सिंपली हम ये भी कह सकते हैं द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। वेक्टर क्वांटिटी है और इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं फॉर्मुलेशन की बात करूँ तो P इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, जिसे हम लिख सकते हैं P इक्वल्स टू m इंटू वी। वेक्टर क्वांटिटी बता दिया, इसमें डायरेक्शन की बात भी हो रही है। जहाँ पर भी वेक्टर क्वांटिटी की बात आ जाए तो वहाँ पर आप समझ जाना कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की बात भी हो रही है। और अगर किसी भी बॉडी की उसकी स्टेट की बात करें और वो बॉडी अगर रेस्ट स्टेट में है तो उसका मोमेंटम भी ज़ीरो होगा। क्यों मोमेंटम ज़ीरो होगा उसका? क्योंकि अगर कोई बॉडी रेस्ट स्टेट में है तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। तो P इज इक्वल्स टू m इंटू ज़ीरो रखूँगा तो P की वैल्यू यहाँ से ज़ीरो ही आएगी। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट स्टेट पर है तो उसका मोमेंटम ज़ीरो होगा, ये हमने समझा। और अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट होती है मोमेंटम की किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये मैंने बता दिया कैसे आया है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई बॉडी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसका मोमेंटम ज़ीरो होगा। तो अब और ध्यान से समझते हैं कि मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो चलिए मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को और डीपली समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, मोमेंटम को और डीपली समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज करिए मैंने एक बॉल ले ली है, मैंने एक बॉल कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब इस बॉल का कुछ ना कुछ मास होगा। तो सपोज करो इसका मास मैं ले लेता हूँ 100 ग्राम्स, इसका मास ले लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी बॉल के साथ साथ एक मैं दूसरी बॉल और ले लेता हूँ, ठीक है। ये बॉल जो होगी वो थोड़ी सी बड़ी ले लेता हूँ मैं। ये बॉल मैं थोड़ी सी साइज़ में बड़ी ले ली मैंने, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर बॉल का साइज़ बड़ा है तो उसका मास भी ज़्यादा होगा। तो इसका मास मैंने बड़ी बॉल का मास ले लिया मैंने, सपोज करो 250 ग्राम्स मास ले लिया। अब मैं आपसे एक कॉमन क्वेश्चन पूछता हूँ स्टूडेंट्स, अगर मुझे इन दोनों बॉल्स को थ्रो करना है तो मुझे किन बॉल्स में फोर्स ज़्यादा लगानी होगी? किस बॉल को थ्रो करने के लिए फोर्स ज़्यादा लगानी होगी? ऑब्वियस है आंसर कि जिसका मास ज़्यादा है उस बॉल को थ्रो करने के लिए हमें फोर्स भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो हमने एक पॉइंट नोट करा, हमारे पास में एक पॉइंट आया, ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास ऑफ ऑब्जेक्ट के। मैं लिख सकता हूँ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। सिंपली मैं ये लिख सकता हूँ F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। तो स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा तो उस पर हमें फोर्स भी ज़्यादा लगानी होगी, और अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास कम होगा तो उस पर हमें फोर्स भी कम लगानी होगी। यानी कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मास इंक्रीज़ होगा तो फोर्स भी इंक्रीज़ होगी। जैसे कि हमने यहाँ देखा था कि अगर हमें बड़ी बॉल को थ्रो करना है तो हम देख पा रहे हैं कि हमें फोर्स ज़्यादा लगानी होगी, और अगर छोटी बॉल को थ्रो करना है तो फोर्स कम लगानी होगी। ये एक कॉन्सेप्ट है। अब स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, एक चीज़ और लेता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मेरे पास में दो बॉडीज़ हैं, ठीक है, दो बॉडीज़ हैं। ये बॉडी 1 है और ये बॉडी 2 है, ठीक है स्टूडेंट्स। दोनों का मास सेम है, दोनों का मास मैं सेम मान लेता हूँ। अब बात आ रही है कि ये जो बॉडी A है उसकी जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। यानी कि ये जो बॉडी A है इसकी जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। अब मैं एक और चीज़, ये जो बॉडी B है, दोनों का मास मैंने सेम कंसीडर कर लिया है। ये जो बॉडी B है इसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी मीन्स स्पीड कह सकते हैं। तो बॉडी A की जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड है और बॉडी B की जो स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकेंड है। तो एक जनरल क्वेश्चन फिर अराइज होता है,
अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इन दोनों में से किस बॉडी को रोकने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगानी होगी, तो आप क्या आंसर देंगे? ऑब्वियस सी बात है, आप कहेंगे कि जिस बॉडी की स्पीड ज़्यादा है, जिस बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा है, उसे रोकने के लिए हमें फोर्स भी ज़्यादा लगानी होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आंसर होगा कि बी बॉडी को रोकने के लिए हमें फोर्स ज़्यादा लगानी होगी और ए बॉडी को रोकने के लिए फोर्स कम लगानी। तो हमारे पास में फिर से एक और पॉइंट आया, हम ये कह सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। सिंपली मैं ये लिख सकता हूँ F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा है तो उस केस में फोर्स भी कैसी होगी? ज़्यादा होगी। और अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम है तो उस केस में फोर्स भी कैसी होगी? कम होगी। तो अगर मैं सपोज करूँ इस इक्वेशन को फर्स्ट मान रहा हूँ और इस इक्वेशन को सेकंड कंसीडर कर रहा हूँ, तो मेरे पास में फर्स्ट और सेकंड से क्या निकल के आया? मेरे पास में कंक्लूजन निकल के आया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू वी। यानी कि फोर्स जो है वो मास की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी कि मास और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो फोर्स भी इंक्रीज होगी, और मास और वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो फोर्स की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। और ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, इसे हम क्या कहते हैं? मोमेंटम। तो मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, P, क्योंकि हमने मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करा था। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं डेफिनेशन में कि दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट है हमारा मोमेंटम, कौन कौन सी? मास और वेलोसिटी। तो यहाँ से हमारा मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आया। तो मैं ये लिख सकता हूँ अगर फोर्स हमारी m इंटू वी है सपोज करो, तो मैं ये लिख सकता हूँ P इज इक्वल्स टू एम इंटू वी, क्योंकि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी मोमेंटम के। तो यहाँ से हमारा मोमेंटम कॉन्सेप्ट आया। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन पर है तो उसका मोमेंटम ज़ीरो होगा, क्योंकि उसके अंदर जो वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो होगी। और मोमेंटम इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ से मैं ये चीज़ भी तो लिख सकता हूँ, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv। कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो उसमें मोमेंटम भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। और अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा है तो उसका मोमेंटम भी कैसा होगा? ज़्यादा होगा। ये हमने इन कॉन्सेप्ट से देख लिया, क्योंकि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के। मोमेंटम इंक्रीज़ होगा तो फोर्स भी इंक्रीज़ होगी। कहने का मतलब ये है इनडायरेक्ट वे में कि अगर कोई ऑब्जेक्ट तेज़ वेलोसिटी से आ रहा है तो उसे रोकने के लिए हमें मोमेंटम भी ज़्यादा लगाना होगा, यानी कि फोर्स भी ज़्यादा लगानी होगी। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा मोमेंटम का। ठीक है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ज़्यादा है तो उसके अंदर मास भी हो सकता है ज़्यादा, उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा हो, उसमें फोर्स भी ज़्यादा होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा है, तो उसके अंदर मोमेंटम भी कैसा होगा? ज़्यादा होगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट पर है तो उसके अंदर मोमेंटम क्या होगा? ज़ीरो होगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा मोमेंटम का कि कैसे आया ये m इंटू वी, ये कैसे आया, किस तरीके से मोमेंटम मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वो मैंने आपको इन दोनों एग्जांपल से समझा दिया। तो स्टूडेंट्स, कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोमेंटम, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, टेक केयर।